नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आप लोग समसामयिकी क्रॉनिकल की ये क्लास देख रहे हैं। आर्थिकी ओपन कर लीजिए, जो आर्थिकी का पेज है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्थिकी के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम करेंगे। मैं हूँ ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। आप हमारे साथ पढ़ते चले जाएंगे। रीड विथ अस ये हमारा प्रोग्राम है और साथ में हम एमसीक्यू भी इसमें करते चले जाएंगे, जिससे दिमाग में सीधे आपके बैठ जाए। चलिए, पहली न्यूज़ हम लेते हैं और वो न्यूज़ ये है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है, इंडिया ईयू एफटीए। भारत और यूरोपीय संघ ने ये डेट याद रखिएगा, 27 जनवरी 2026 को ये ऐतिहासिक समझौता साइन किया, अंतिम रूप इसको दिया। और सभी समझौतों की जननी इसे कहा गया, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। अब मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दुनिया की 25% जीडीपी का यह प्रतिनिधित्व करता है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। टेरिफ कटौती की बात करें तो भारतीय उत्पादों के 99.3% मूल्य पर शुल्क हटाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा। और बदले में भारत 96.6% यूरोपीय वस्तुओं पर टैरिफ कम या समाप्त करेगा। तो भारत के पक्ष में है ये 99.3% भारत की और 96.6% यूरोपीय। ये दोनों ध्यान रखिएगा, वस्तुओं पर टैरिफ कम होगा। और ये समझौता कानूनी समीक्षा के बाद वर्ष 2027 तक पूरी तरीके से लागू होगा। अब सवाल एक ये बन सकता है डेट पे, दूसरा कौन सी डील है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, और तीसरा यहाँ पे बन सकता है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत अपने उत्पादों के कितने प्रतिशत मूल्य पर शुल्क छूट प्राप्त करेगा। तो ये 99.3%। भारत वाला जो पक्ष है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, इन चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए। रणनीतिक संपत्ति आवंटन एवं जोखिम शासन समिति SAARG 25 जनवरी 2026 को पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, ये PFRDA इसको बोलते हैं, तो इसने क्या किया है, इसका गठन किया है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS कहते हैं, उसके निवेश ढांचे की समीक्षा करना और आधुनिक बनाना, इसको और मॉडर्न करना। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के पूर्व CFO राजन रामचंद्रन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। और ये समिति जोखिम प्रबंधन, वैकल्पिक निवेश और स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी एकीकरण पर 9 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। तो प्रश्न यही बन सकता है कि PFRDA द्वारा गठित जो सार्ग समिति है, SAARG समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो राजन रामचंद्रन है। याद रखिएगा, इन्हीं फैक्ट्स में आपसे सवाल बनेगा। चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0, आंध्र प्रदेश में एक नया केंद्र। अगली न्यूज यही है। तो 23 जनवरी 2026 को WEF द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किसने घोषणा की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने इसकी घोषणा की है। भारत का चौथा C4IR यानी कि सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये केंद्र कहां पर स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश में, अंडरलाइन कीजिएगा। और इससे पहले मुंबई तेलंगाना में ये केंद्र स्थापित हो चुके हैं। कहां पर? मुंबई में, तेलंगाना में ये स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो मुंबई और तेलंगाना के बाद ये भारत का ये जो है, ये कौन सा केंद्र होगा? ये तीसरा केंद्र होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये भारत में तीसरा केंद्र होगा। यहाँ पर चौथा लिखा है लेकिन ये तीसरा होगा, ये थर्ड, इसको तीसरा कीजिए, तीसरा केंद्र होगा। और इससे पहले मुंबई तेलंगाना में ऐसे हो ही चुके हैं। फोकस क्षेत्र जो होगा AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये फोकस क्षेत्र होंगे। और भारत को वैश्विक विनिर्माण और डिजिटल गवर्नेंस हब के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य होगा। यहाँ पर MCQ बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र कहां पर स्थापित करने, चौथी औद्योगिक क्रांति है ना, तो ये कहां पर? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की स्थिति यहाँ पर दिखाई जा रही है। PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड 18 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री के द्वारा रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए, किसके लिए? रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए। वे विक्रेता जिन्होंने ऋण की दूसरी किस्त चुका दी है और तीसरी किस्त के पात्र हैं, तो उनके लिए ये होगा। क्रेडिट सीमा इसमें 30,000 रुपये रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है। और ये एक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है, जिसे सीमा के भीतर बार बार उपयोग किया जा सकता है। निकालिए, जमा करिए, फिर निकालिए, जमा करिए, इस तरीके से। और ये रुपे क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया गया है। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जैसे वीजा होता है, रुपये होता है, मास्टर कार्ड होता है, तो रुपये होगा, ध्यान रखना। तो क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी होगी? मैंने आपसे कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 30,000 रुपये। PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गिरावट हुई है, और ये जो रिपोर्ट है ये RBI की रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज यहाँ पर आपको PM स्वनिधि के बारे में और जाननी चाहिए। ये 2020 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा
इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। कब से आई है? 2020 से ये योजना शुरू हुई है और ये केंद्रीय जो आपका शहरी आवास योजना आवास ये योजना जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये लॉकडाउन के समय इसको शुरू किया गया था और जिससे कि वो लोग अपनी आजीविका फिर से शुरू करें। तो 2020 याद रखना। और शहरी जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गिरावट, और ये रिपोर्ट आरबीआई रिपोर्ट है 9 जनवरी 2026 को आई है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट इस समय दर्ज की गई। तो ये कब? 9 जनवरी 2026 को सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट। इसके पहले यूपी कमीशन ने, अन्य कमीशन ने ये डेट पूछ ली है कि किस तिथि को, तो 9 जनवरी को। कुल भंडार 2 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में $9.809 बिलियन से घटकर $686.801 बिलियन रह गया। तो देखिए 2/3 के आसपास पहुंच गया। ये अगर 10 है तो यहाँ पर देखिए ये 7 से कम हो गया। इस तरीके से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जिनमें $7.6222 बिलियन की कमी ये आई है। कारण ये रहा है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये को स्थिर करने हेतु आरबीआई का बाजार हस्तक्षेप और मूल्यांकन जो था वो नुकसान कर गया। ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ और इसमें $25 बिलियन की गिरावट देखी गई। तो 2 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में, यानी कि ये जो रिपोर्ट आई है वो 9 जनवरी और जो समाप्त सप्ताह है वो 2 जनवरी। तो भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना रह गया? याद रखना है ये $686.801 बिलियन रह गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है। चीनी व्यवसायियों के लिए नया ई बिजनेस वीजा EB4, ठीक है, तो ये नया ई बिजनेस जो वीजा है ये EB4 इसको बोला जा रहा है, ई उत्पादन निवेश बिजनेस वीजा। ठीक है, 7 जनवरी 2026 को विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुगम बनाने के लिए इसको शुरू किया गया। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है विशेष रूप से चीनी व्यवसायियों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए होगा और इसकी जो वैधता अवधि है वो 6 महीने है और इसमें संसाधित करने में लगभग 45 से 50 दिन का समय लगता है, इसका जो प्रसंस्करण समय है। और ये सामान्य रोजगार के लिए नहीं बल्कि उपकरणों की स्थापना और गुणवत्ता जांच जैसे कार्यों के लिए है। किसके लिए है? ये सामान्य रोजगार के लिए नहीं है, उपकरणों की स्थापना और गुणवत्ता जांच जैसे कार्यों के लिए है। इतना ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? तो एक टर्म आता है ई वीजा। इलेक्ट्रॉनिक वीजा का मतलब ये होता है कि आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और बिना दूतावास या कांसुलेंट में शारीरिक उपस्थिति के वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी होती है। तो चीनी नागरिकों के लिए शुरू किए गए ई बिजनेस वीजा का कोड क्या है? तो EB4, इसका जो कोड रखा गया है वो क्या है? EB4। अगली जो न्यूज है भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक। भुगतान नियामक बोर्ड की ये पहली बैठक हुई है। तो ये हुई है 5 जनवरी को, आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। आधार था बोर्ड का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, उसी के तहत इसको गठित किया गया है। ठीक है, 2007 का जो अधिनियम है इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड जो पहले से था उसको प्रतिस्थापित इसने कर दिया है। तो किसको प्रतिस्थापित किया है? BPSS को इसने प्रतिस्थापित कर दिया है और ये आ गया है PRB। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा BPSS की जगह पर अब ये क्या आ गया है? PRB, है ना। तो पेमेंट रेगुलेटरी जो बोर्ड है सभी इलेक्ट्रॉनिक और गैर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के विनियमन के लिए ये जिम्मेदार होगा। इसका जो अधिकार क्षेत्र है इस पे काम करेगा और इसमें आरबीआई के 3 प्रतिनिधि गवर्नर सहित और केंद्र सरकार के 3 नामित सदस्य शामिल होंगे। तो देखिए 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार के, इस तरीके से इसमें शामिल होंगे। तो भुगतान नियामक बीआरबी का जो बोर्ड है पीआरबी, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो आरबीआई का गवर्नर होगा वही पदेन अध्यक्ष इसका होता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अधिनियम कब का है? 2007 का है। अगली न्यूज है भारत विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश, पूरे विश्व का। 4 जनवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री ये शिवराज सिंह चौहान है जो पहले एमपी के सीएम हुआ करते थे। उन्होंने आंकड़े जारी किए और कहा भारत का चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन रहा जबकि चीन का 145.28 मिलियन टन। ठीक है, तो ये चाइना का देखिए कम है, चाइना का कम है इससे, इंडिया से। ये 150 प्लस है और ये 145 मिलियन टन प्लस है। और आईसीएआर के द्वारा 122 अनाज की नई किस्में, कुल 184 किस्में ये जारी की गई हैं। इन्हीं किस्मों का ये प्रभाव पड़ा है। वैश्विक निर्यात के मामले में देखें तो भारत ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है, वहां भेजा है। अब देखिए होता यह है कि पहले हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत का कितना रहा उत्पादन।
और कृषि वैज्ञानिकों को दलहन और तिलहनों में भी आत्मनिर्भरता लाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दाल अभी हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं और खास करके ये अफ्रीकी कंट्रीज से हमारे यहाँ आती है। तो वर्ष 2026 की घोषणा के अनुसार भारत का चावल उत्पादन कितना दर्ज किया गया, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 150.18 मिलियन टन ये घोषित किया गया है, ये दर्ज किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज है बोर्ड ऑफ ट्रेड और भारतीय निर्यात चुनौतियां। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी टैरिफ 50% तक उस समय बात हुई थी ना, के कारण निर्यात चुनौतियों पर चर्चा हुई, और ये विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों पर सरकार की सर्वोच्च सलाहकार ये संस्था है बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसने इस पे चर्चा की है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष होते हैं यही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। यही एमसीक्यू भी यहाँ पर बना है। 2019 में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद और बोर्ड ऑफ ट्रेड का विलय करके इसे पुनर्गठित किया गया था। पहले व्यापार विकास और संवर्धन परिषद हुआ करती थी बोर्ड ऑफ ट्रेड, बाद में इसको एक ही में मिला दिया गया। निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना और बाजार बाधाओं से निपटना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड की यह बैठक 3 जनवरी 2026 को हुई। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी इसी में है, ठीक है। चुनौतियों के बाद ये अगला जो टॉपिक है वो यही है। तो यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म EUCBAM, ये आपके जस्ट उसके पीछे दिया हुआ है, आप एक पेज पलटेंगे। और उसके बाद एक न्यूज और है बैंकों की सरल गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में। तो यूरोपीय संघ का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ ने आयातित वस्तुओं पर पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू किया है। जितनी भी आयातित वस्तुएं होंगी उन पर यह क्या लगाएगा, कार्बन टैक्स। कार्बन लीकेज को रोकना और कंपनियों द्वारा उत्पादन को कमजोर नियम वाले देशों में ले जाना, इसका उद्देश्य है कि भाई आप हमारे यहाँ अगर आओगे तो कार्बन लीकेज आप नहीं कर पाओगे, इसलिए कार्बन टैक्स लिया जाएगा। मुख्य रूप से सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, लोहा, इस्पात और बिजली, ये इसके प्रभावित क्षेत्र होंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टील और एल्युमिनियम निर्यात महंगे होंगे, जिससे हरित प्रौद्योगिकी अपनाने का दबाव बढ़ेगा। भारत EU मुक्त व्यापार समझौते में CBAM से कोई सीधी छूट नहीं मिली है। जो EUCBAM है इससे कोई छूट नहीं मिली। आप सोचेंगे कि भारत और उसके साथ तो अभी डील हुई है इतनी बड़ी, इसमें छूट उसने नहीं दिया है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है मुख्य रूप से किन उत्पादों पर लागू होता है, तो सीमेंट, स्टील और एल्युमिनियम पर। इससे कोई छूट इसमें नहीं प्रदान की गई है। एक न्यूज और है कि बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति निचले स्तर पर पहुंच गई, यानी कि जो NPA है, अभी देखिए ये कितना हो गया है NPA, तो GNPA की बात हो रही है, GNPA, तो ये 2.1%, 2025 के अंत तक ये गिरकर 2.1% पहुंच गया है। तो 29 दिसंबर को जारी ये ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 की जो रिपोर्ट है उसी में ये बताया गया है। और ये कई दशकों की बात की जाए तो सबसे निचला स्तर है। 2018 में ये 11.18% पे था, उच्च स्तर पे था, NPA बहुत था। हमारे यहाँ इंद्रधनुष योजना चलाई गई, उसके तहत पूंजी निवेश और दिवालियापन संहिता के माध्यम से वसूली करने का प्रयास किया गया और वो रंग लाई। ट्विन बैलेंस शीट, भारत ट्विन बैलेंस शीट संकट में पूरी तरीके से अब उस संकट से बाहर आ चुका है, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्थिति होती है कि अब बैंक के पास पैसे ही नहीं है, कैसे वो क्या करे, है ना, NPA इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक जो GNPA है, यानी कि बैंकों का सकल NPA है, वो गिरकर कितना, तो ये 2.1%। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा इकोनॉमी कवर कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अगले टॉपिक हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे, तो जहाँ जो टॉपिक है उनको आप ऐसे ओपन करके पढ़ सकते हैं और फिर इनके MCQs भी हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।